यहाँ पे बच्चों देखो, टॉपिक का नाम है अपना कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के बारे में कल अपना बेसिक हुआ था। बेसिक में यही बताया था कि जो भी प्रश्न में इंफॉर्मेशन दी होगी जो कि कथन होगा, कथन के बाहर आपको सोचना नहीं है। कथन में जो इंफॉर्मेशन दी है बस वही करेक्ट है, बाकी सब झूठ है। समझ में आया? अगर आपको पता है, इसके अलावा ये होता है अगर किसी ने बोल दिया है भारत, ठीक है, एशिया में आता है, सबको पता है, ठीक है। अगर भारत को बोल दिया यूरोप में आता है तो यूरोप में ही आता है, अगर कथन में यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे बोला है बस वही सच, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। बाकी अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का नहीं। अब यहाँ पे पहला कथन दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पहला कथन दिया है, एस एस राजमौली एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। अभी निष्कर्ष क्या दिया दो यहाँ पर, सभी निर्देशक बहुत बुद्धिमान है। सभी निर्देशक के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्या आपको? बताया गया है क्या? नहीं, ठीक है। दूसरा, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक है। अभी जो सभी बुद्धिमान व्यक्ति होते सब निर्देशक ही होंगे क्या? ठीक है, इसका मतलब दोनों मेल नहीं खा रहे यहाँ पर। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ एस एस राजमौली एक बहुत अच्छे निर्देशक है, राजमौली के बारे में बताया गया है, वो निर्देशक है और वो अच्छे भी है और वो बहुत बुद्धिमान भी है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो राजमौली के बारे में है, बाकी दूसरे के बारे में क्या नहीं। तो यहाँ पे बोला सभी निर्देशक, सभी से क्या लेना देना है, यहाँ पे कुछ लेना देना है क्या? यहाँ पे सिर्फ देखना है राजमौली के बारे में, मतलब ये नहीं होगा। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक होते हैं, जरूरी थोड़ी है सभी बुद्धिमान व्यक्ति निर्देशक ही होंगे और निर्देशक होने के बाद वो अच्छे भी होंगे, ये सुनो। तो मतलब ये दोनों निष्कर्ष मेल नहीं खाते, मतलब ये अनुसरण नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा, ना तो एक और ना तो दो अनुसरण करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट था सबका? कितने लोगों का रॉन्ग था? ईमानदारी से बता दो कि मेरा रॉन्ग था। ठीक है, आप समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है? अगला सवाल देखो, 17 नंबर का। थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको, ऐसे है ना। देखो 17 नंबर का देखो, देखो नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्ति करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया। देखो नौकरशाहों को कुलपति के रूप में, कुलपति मतलब क्या होता है, पूरे जो पुराने कुल थे, पता है ना, गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के रूप में नियुक्त कर दिया, मतलब उनको डायरेक्टली परमानेंट कर दिया, ठीक है। सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया, मतलब जो पुराने विश्वविद्यालय थे, पहले गुरुकुल चलते थे, अब गुरुकुल तो रहे नहीं है, खत्म हो गए। अभी क्या हो गया, कुलपति, कुलपति मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चालू कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, सरकारी स्कूल क्या हो गए, चौपट हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पे बताया गया नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है, ठीक है। जो पुराने गुरुकुल थे गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है माध्यमिक शाला जो जिला परिषद के, वो खत्म हो रहे थे ना, उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे बोला गया है, सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो नौकरशाह है, सरकार ने कुलपति की नियुक्ति की है, तो कुलपति की नियुक्ति करने से पहले एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में सोचना चाहिए था। अभी बीच में क्या हुआ था, जो जिला परिषद की शाला थी वो प्राइवेट हाथों में दी थी, पता है ना, और गौतमी पाटिल डांस कर रही थी वहां पे नाइट में, पता है ना। तो वहां पे क्या हुआ है पता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको क्या किया है, प्राइवेट हाथों में देने के बाद क्या किया, एजुकेशन सिस्टम बेकार कर दिया है ना। तो यहाँ पे वही बताया है कि डायरेक्टली कि कुलपति की नियुक्ति करते समय उनको एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए था। मतलब ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है बेटा, बरोबर है। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए, कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए। मतलब जो कुलपति प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर लेता भी है तो इसको एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये सुनो। जो कि यहाँ पे बताया गया उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, मतलब इससे रिलेटेड करता है। और आगे क्या बोला है, और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। विश्वविद्यालय की उपलब्धियां मतलब क्या होता है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, अच्छा नॉलेज दिया जाता है, उससे क्या होना चाहिए, उनको अवगत होना चाहिए। समझा? मतलब ये पहला और दूसरा सेंटेंस दोनों राइट है। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा आपका? निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। कितने लोगों का करेक्ट था ये? ओके, काफी लोगों का रॉन्ग था। अब समझ में आया ये?
18 नंबर देखो, रवि की अपनी कंपनी में, देखो कंपनी किसकी है, रवि की, उसकी अपनी है, और उसमें कितने लोग काम करते, 100 लोग क्या करते, काम करते। अब देखो नीचे दिया, रवि एक उद्यमी है, सत्य है, रवि बिजनेसमैन है, इसलिए उसकी कंपनी है। ठीक है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है, रवि अच्छा है कि बुरा है यहाँ पे बताया क्या नहीं, रवि के बारे में ये बताया गया है रवि की एक कंपनी है जिसमें कि 100 लोग काम करते हैं, इसका मतलब वो बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे केवल एक, यहाँ पे रवि एक उद्यमी है, यही करेक्ट है सिर्फ, और दूसरा वाला चलेगा। ओए तो ओम, मार खाना क्या तेरे को, यहाँ पे ध्यान देना, क्यों बातें कर रहा फिर, मैं बोलून बोलून, बाप रे। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी करेक्ट है इसका, 18 नंबर का। समझ आया बच्चों। अब यहाँ पे देखो 19 नंबर में देखेंगे, पहले समझो कथन को, निकले सिगरेट भाई। रमानी ने अपने मित्र से कहा, रमानी किससे कहता है, अपने मित्र से कहता है, मीका के यहाँ ढेरों फूलों वाला एक खूबसूरत बगीचा है। मीका के यहाँ पर कौन सा बगीचा है, फूलों का बगीचा है, जिसमें कि ढेर सारे फूल है। वो पौधों की अच्छी देखभाल करती है। ठीक है, मीका क्या करती है, पौधों की अच्छी देखभाल करती है, उसके यहाँ पे बगीचा है जिसमें कि ढेरों सारे फूल है। कौन कहता है, रमानी कहता है, किससे, मित्र से। मित्र कौन है, मीका है। अब देखो, रमानी को मीका का बगीचा पसंद है, पसंद है क्या, देखो यहाँ पे रमानी को पसंद है नापसंद के बारे में बताया नहीं गया, उसने ये बोला है, सिर्फ बताता है, रमानी सिर्फ कहती है मीका से क्या, कि भैया कि मीका के पास एक बगीचा है जिसमें कि ढेर सारे फूल है और वो पौधों की अच्छी देखभाल करती है। लेकिन यहाँ पे रमानी को उसका बगीचा पसंद है या नहीं पसंद, ऐसा बताया क्या नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है पक्का। ठीक है, मीका को बागवानी पसंद है, यस मीका को बागवानी पसंद है क्योंकि वो पौधों की अच्छी देखभाल करती है। पौधों की अच्छी देखभाल करती है मतलब उसको पौधे लगाना और उनकी सुरक्षा करना पसंद है। समझ में आया, तो इसमें कौन सा करेक्ट आएगा, 2 नंबर का करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक ने कहा, जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि थी। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 10 नंबर का प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करता है, कितने नंबर का, 10 नंबर का, तो उसमें क्या है, पहले से प्रश्न में प्रॉब्लम था और जिसने टच मतलब उसको क्लिक भी किया है, अभी जैसे कि एमसीक्यूज रहेगा, कई लोगों को समझ में नहीं आया करना है कि नहीं करना है, सपोज उन्होंने टिक कर दिया, उनको पता नहीं था कि सही क्या है रॉन्ग क्या है, इसके बावजूद उनको क्या मिलेंगे, मार्क मिलेंगे, ऐसा सवाल में बताया गया। ये किसने कहा है, शिक्षक ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि जिन लोगों ने प्रश्न नंबर 10वां सॉल्व करने का प्रयत्न किया है उनको 2 अंक अतिरिक्त मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब देखेंगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, जो कथन में जानकारी है वो बताई गई है। क्या, पहला, प्रबंधन की त्रुटि के कारण ग्रेस मार्क दिया जाता है, करेक्ट है। प्रश्न में वही बताया कि प्रश्न में त्रुटि थी इसलिए 2 मार्क अतिरिक्त दिए जाएंगे, 2 मार्क अतिरिक्त मतलब वो ग्रेस होते हैं मार्क, एक्स्ट्रा मार्क, ये वाला करेक्ट है। कई छात्रों ने उस सवाल को हल करने का प्रयास किया है इसलिए शिक्षक ग्रेस अंक दे रहे हैं, करेक्ट है, क्योंकि उसमें बताया गया कि जो प्रयत्न करेगा उसको ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया कई छात्रों ने उसको हल करने का प्रयत्न किया, उनको 2 मार्क एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे दोनों करेक्ट है। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है, डी करेक्ट है इसका। कितने लोगों का करेक्ट था ये, वेरी गुड, कई सारे बच्चों को रॉन्ग है, मतलब आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की और समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, सवाल को समझते चलो, अच्छे से हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बताया गया बच्चों, यहाँ पे देखो 21 में बताया गया, हमें हस्तकला को बढ़ावा देकर, यहाँ पे ध्यान दो, बातें मत करो, हमें हस्तकला को बढ़ावा देकर हमारे पारंपरिक बुनाई के तरीकों को विकसित करना चाहिए। हस्तकला मतलब हाथों से किया गया काम,
हाथों की कला को बढ़ावा देकर हमारे पारंपरिक मतलब जो पारिवारिक पूरा अपने पीढ़ियों दर पीढ़ी जो काम चला आ रहा है वो कौन सा काम है, बुनाई का काम है। उसके तरीकों को क्या कर रहा है, हमें विकसित करना चाहिए, मतलब उसमें इनोवेशन आइडिया लाना चाहिए, उसको प्रोग्रेस करना चाहिए, उसको और आगे तक ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां होती है, करेक्ट है, होती है भैया, एक ही थोड़ी विधि है कि भैया एक है और वही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। उनकी पारंपरिक जो बुनाई है उनके तरीकों को उनको विकसित करना है, इसका मतलब उसके अलावा दूसरी भी हो सकती है, करेक्ट है ये पहला वाला। दूसरा देखो, हस्तकला निर्मित वस्तुएं आम जनता के लिए किफायती नहीं है। अब यहाँ पे वो किफायती है या नहीं है ये बताया क्या, किफायती मतलब पता है क्या, किफायती मतलब क्या होता है, सस्ती, ठीक है। किफायती है या नहीं यहाँ पे बताया गया है क्या, वहां पे सिर्फ उनकी कला के बारे में बताया गया, उनको ना उसको आगे ले जाना है, बस इतना बताया गया है। तो यहाँ पे दूसरा अनुसरण नहीं करता है, तो इसका मतलब सिर्फ पहला विधान अनुसरण करता है। देखो कौन सा इसमें, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, करेक्ट है। कितनों का करेक्ट है ये, गलत है, ठीक है, बाद में चेक करते हैं कि कितने करेक्ट हुए अपने, है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर अगर 22 देखेंगे बच्चों तो 22 में क्या बोला गया है, एक लड़का अपने मित्र से कहता है, मतलब दो फ्रेंड बातें कर रहे हैं, एक लड़का उसके फ्रेंड से कहता है सड़क पर लगे चिन्हों को देखो, ये एक मार्गी सड़क है। वो क्या कहता है कि आप जब भी हाईवे पे ट्रेवल करते हो तो कई सारे इंडिकेशन लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं ना, यहाँ पे ब्रेकर कहाँ पर है, स्पीड कितनी रखनी चाहिए, आगे मोड़ है, वन वे है, टू वे है, एक्सप्रेस हाईवे है, ये सब इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिन्ह, मतलब कि संकेत होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो वही बताता है कि अपने दोस्त से एक लड़का कहता है कि भैया सड़क पर चिन्ह को देखो, और यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया कि ये वन वे मार्ग है। कौन सा है, वन वे, एक तरफा रास्ता है, एक मार्गी सड़क है, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष दो दिए गए। पहला निष्कर्ष बोला है कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। देखो बेटा इसमें क्या बोला है, देखो चिन्ह बताया गया ना, चिन्ह का मतलब होता है साइन बोर्ड, ठीक है। चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है, मतलब जिस दिशा में आपको ये तीर बनाया गया उसी दिशा में जाने का सिर्फ एक परमिशन मिलती है। इसका मतलब ये एक मार्गी है, इसका मतलब क्या है, एक मार्गी, और एक मार्गी मतलब ये करेक्ट है, समझा बच्चों। दूसरा बोला है लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, बेटा उसको पता था इसलिए तो उसने बताया, ये सुनो, उसको पता था इसलिए तो बताया, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो पहला है। एक और दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है, मतलब अनुसरण करते हैं। कितने लोगों का करेक्ट है ये आतंकवादियों का एक भी नहीं आ रहा है, तो इसका एक ही है, तो आंसर तो ये है इसका, तो मतलब रॉन्ग है तुम्हारा, मतलब अभी तक एक भी करेक्ट नहीं हुए, एक दो, वाह वाह, पहला ही करेक्ट हुआ, बाकी सब रॉन्ग हुए अभी तक। देखो अगला देखो, यहाँ पे बोला है लोगों को सोचना है, यहाँ पे सोचना है क्या, बताता हूँ बेटा क्या, कौन था ये, क्या वाला, ललित ना, ठीक है बताता हूँ जरूर। लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय लगता है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। देखो लोगों का सोचना है, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कर है ना एक तरीके का बोझ है और ये फालतू का खर्चा है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं, मतलब इतराते कतराते हैं, देने की कोशिश नहीं करते हैं या स्वयं टैक्स नहीं भरते हैं जब तक उनको नोटिस नहीं आती है, ठीक है। ऐसा कहना है, लोगों का सोचना है वो, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए दो क्या निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष कहता है सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है। क्या आएगा इसका, क्या आएगा इसका, ये तो करेक्ट है भैया, जागरूक तो करना है, ये तो करेक्ट है। दूसरा करों में वृद्धि कर देनी चाहिए, टैक्स बढ़ा देना चाहिए, टैक्स को बढ़ाना है कम करने के बारे में बोला है क्या, बोला है क्या, नहीं बोला है। इसका मतलब ये नहीं है
सिर्फ एक अनुसरण करता है, तो मतलब करेक्ट कौन सा आएगा? सिर्फ एक अनुसरण करता है। समझ में आया बच्चों? कोई लोचा? यहाँ पे आते बच्चों, कथन 24 नंबर के सवाल में कथन क्या दिया गया है? आर्यभट्ट के विपरीत, मतलब आर्यभट्ट के विपरीत मतलब दूसरे तरफ दूसरी पार्टी चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब आर्यभट्ट के विपरीत, आर्यभट्ट के अनुसार नहीं, आर्यभट्ट के विपरीत जो चंद्रमा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया गया कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। किसके विपरीत? आर्यभट्ट के विपरीत। आप देखते हैं जो निष्कर्ष दिए गए वो क्या है? जो आर्यभट्ट है ना, ये भी एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। हाँ रुको रुको, आर्यभट्ट के विपरीत बोला है कि मतलब आर्यभट्ट नहीं है लेकिन उसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। किसका? पृथ्वी का, ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे पहला दिया कि आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है। आर्यभट्ट उपग्रह है या नहीं है यहाँ पे बताया गया है क्या? नहीं बताया गया, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब पहला तो सेंटेंस रॉन्ग है। चंद्रमा तारा है और आर्यभट्ट उपग्रह है। चंद्रमा तारा है, यहाँ पे कुछ बताया क्या? आर्यभट्ट उपग्रह, यहाँ पे कुछ बताया है क्या? सेंटेंस के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ना मिथ्या, झूठ समझना डायरेक्टली। तो ये दोनों ही नहीं अनुसरण करते, तो इसका आंसर क्या आएगा? ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? कितने लोगों का करेक्ट है ये? हे पोरी एकमेकांकडेच पाहत आहे, यांच्यात काय आन्सर आला नाही आहे, तेव्हा विचारत नहीं माने, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, अगला सवाल देखो। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 25 नंबर का देखो, ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। मतलब ग्राहकों की सेवा को जबरदस्ती नहीं करने पर लगा सकता। अगर सेवा करेंगे ना अगर जबरदस्ती वाली, तो वो सेवा नहीं बेटा, वो गड़बड़ कर देंगे। सेवा ना अंदर से होनी चाहिए, मतलब अपने को करते आना चाहिए, ये अंदर से उजागर होती है। ठीक है, अगर आप किसी को सर्विस देते हो या ना अंदर से उजागर होता है। मतलब देखो कस्टमर केयर के गले में चले हो स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक में कोई अपना काम करता नहीं है, अपने को परेशान करते, क्योंकि उनको पता है उनकी पेमेंट फिक्स आ रही है। वो अंदर से नहीं करते, बस उनकी ड्यूटी है इसलिए वो करते हैं, इसलिए वहां के लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। प्राइवेट बैंक में चले जाओ, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, क्योंकि ना उनको टारगेट रहता है, काम नहीं करेंगे तो उनको निकाल देंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको कोई निकालता नहीं है। जिला परिषद के स्कूल के टीचर कुछ पढ़ाते हैं नहीं, सोते रहते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या होता है, टीचर को दबा के मतलब नहीं पढ़ाएंगे तो भगा देंगे लोग, वैसे ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है ना। तो वहां पे यही बताया गया है कि ग्राहकों की सेवा ना जबरदस्ती लागू, यहाँ पे ग्राहकों की सेवा जबरदस्ती लागू नहीं की जा सकती, वो कहाँ से आनी चाहिए? अंदर से आनी चाहिए। अब यहाँ पे ना 2 निष्कर्ष दिए गए। कितने? 2 निष्कर्ष दिए। क्या निष्कर्ष है देखो, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए, ग्राहकों की सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। मतलब ग्राहकों की सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया क्या? स्वैच्छिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया ग्राहकों की सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया सकता। जबरदस्ती के बारे में बात की है, तो स्वैच्छिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले ये बताओ। होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। अपने हिसाब से नहीं चलना, मैंने आपको पहले बोला था, अपने हिसाब से चलने का नहीं, स्वैच्छिक होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा बोला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है क्या? जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है। वो होनी चाहिए सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। ठीक है, ये अंदर से उजागर होती है। तो यहाँ पे बोले कि अंदर से उजागर होती है, लेकिन यहाँ पे स्वैच्छिक होनी चाहिए, ऐसा बताया क्या? नहीं, मतलब ये सेंटेंस नहीं लागू होगा। लेकिन 99% ये पढ़ने से ऐसे लगता है कि इससे रिलेटेड है, पढ़ने से लगता है कि ये इससे रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं, ये बेटा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया सकता, क्योंकि वो करते ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर सेवा करते नहीं है, तो कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते व्यवस्थित, यहाँ पे क्लियर सेंटेंस में बोला गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। कितनों का करेक्ट है ये इतनी पार्टी छाट के आई है, मेरे को लगता है कभी हाथ ही नहीं ऊपर कर रहे। हाथों में दर्द है क्या तुम्हारे? मी सांगितलं तिथे, मी पाहून पाहून सांगितलं, इथे पाहता समजतोय वाचला की पूर्ण। 26 नंबर का देखो,
26 नंबर का पढ़ो। कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से, ये बेटा यहाँ पे ध्यान दो, 26 नंबर, 26 नंबर का क्या बोला बच्चों? कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्तियां घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारियों ने संगठन ने इनका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता था। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी, कोई एक्स नाम की कंपनी है, उसने अपने कर्मचारियों से क्या कहा कि उनकी जितनी भी इनकम होगी या फिर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, आय मतलब होता है इनकम और संपत्तियां मतलब होता है प्रॉपर्टी, जो भी होगा ना वो घोषित करो, बताओ। लेकिन कर्मचारियों के संगठन ने इनका जमकर विरोध किया। वहां पे संगठन रहता है, पता है ना, अभी रेलवे मजदूर संघ है ना, आरएमएस, रेलवे मजदूर संघ, तो वो अभी मोर्चा चालू किसी चीज का, तो 2 दिन पहले देखा कुछ तो मोर्चा चालू है उनका, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक संगठन होता है। उन्होंने क्या किया, जमकर विरोध किया। उन्होंने बोला हम क्यों दिखाए भाई अपनी प्रॉपर्टी, नेता लोग कभी अपनी प्रॉपर्टी दिखाते नहीं है, और जो अपने जैसे गरीब लोग रहते हैं, रहता इतना बताते इतना, मेरे पास ये है, मेरे पास, और शादी करने के लिए घर बंगला गाड़ी बिजनेस सब बता डालते, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, एक भी कर्मचारी ने अपनी इनकम या प्रॉपर्टी घोषित नहीं की। अब देखो, अब इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी एक्स के कर्मचारियों के अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, उसने आय घोषित करने को कहा है, उनका एक्स्ट्रा इनकम होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड बात हुई है क्या, इससे रिलेटेड बात हुई है क्या, नहीं। तो यहाँ पे यही बोला है, आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। अब उनकी इनकम है या नहीं आपको जानने की क्या जरूरत है, यहाँ पे सेंटेंस में बताया है क्या, नहीं। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। कर्मचारी का संगठन चाहता है, मतलब उनकी जो यूनियन है, उनकी जो संस्था है, वो क्या चाहती है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी आय की घोषणा करें। मतलब जो पुराने अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीनियर है, पहले वो इनकम बताए, बाद में हम बताएंगे। तो ऐसा कुछ बताया गया यहाँ पे नहीं बताया। उन्होंने सिंपल सा बोला है कि उन्होंने घोषित करने को कहा, इन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे। तो बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे वो पूरे वरिष्ठ अधिकारी और बाहर वाले, अंदर वाले, एक्स्ट्रा इनकम, बाहर की इनकम सब बता रहे, तो ये दोनों चलेगा नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या, दोनों नहीं लागू। आप देखो दोनों कहाँ पर नहीं लागू है, डी, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। हाँ बेटा, हाँ किती लोकांचा करेक्ट सांगू द्या बरं। हाँ बापरे, आता नहीं विचारणार म्हणे, है की नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखो, 27 नंबर का सवाल। ओए पागलो, 27 नंबर का सवाल देखो, चलो। यहाँ पे क्या है, पहले सवाल देखो, पहले सवाल पढ़ो। देखो सवाल में बोला है वर्ष 1930 में, बातें बाद में करो भाई। वर्ष 1930 में एबीसी सरकार द्वारा अभिनियमित किया गया द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OAS, OSA, ठीक है, OSA, ठीक है। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA देश एक्स में भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना था, देश एक्स में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, वर्ष 1930 में, वर्ष 1930 में एबीसी सरकार द्वारा, वो सरकार का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन वहां पे बोल दिया है एबीसी की सरकार थी, उनके द्वारा क्या बोला है, अभी ये नियमित किया गया, मतलब नियमित बनाया गया, एक नियम बनाया गया कि द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA देश एक्स में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। सिंपल सा बात है, इसने एक नियम बनाया है, एक्स नाम का कोई देश है, उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, उसका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे ना निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्ष क्या क्या दिए गए, देखो पहला, देश एक्स में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पे लागू किया गया है, ना कि समाप्त किया गया। आप देखो सवाल पढ़ो सीमा, देश एक्स में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, देश एक्स में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था, और देश एक्स में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए।
तो हम रुको रुको 1930 में आंसर कर पड़ा। आंसर मत देखो, पहले इसको समझो। 1930 थाम तो कबे ये बुढ़े नियमित किया गया कि ऑफिसर सीक्रेट एक्ट देखो बच्चों, हाँ समझ में आया। देखो यहाँ पे ये बताया कि जो एबीसी सरकार ने एक विनियमित किया गया है, जो द ऑफिसर सीक्रेट एक्ट है ना, वो देश में ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस एक्ट को क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। समझ में आया? पहले उसकी मीनिंग समझो बेटा। यहाँ पे क्या बोला है कि 1930 में एबीसी नाम की एक सरकार है, उसने एक नियम बनाया कि जो द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, वो ना बढ़ावा दे रहा है किसको? भ्रष्टाचार को। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उस नियम को क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। अब समझ में आया? पहले इसकी मीनिंग समझो। समाप्त करना पड़ेगा मतलब क्या? ये वाला करेक्ट है। इसके बाद बोला है एबीसी सरकार का इरादा सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। उसको बढ़ावा देना था क्या? नहीं, भ्रष्टाचार को खत्म करना था। तो उनके हिसाब से जो ये जो एक्ट था ना, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था, और उस बढ़ावे को खत्म करने के लिए उन्होंने ये एक्ट खत्म करना था, वही बताया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अनुसरण करता नहीं है। उनका इरादा भ्रष्टाचार को खत्म करना था, ना कि बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कितनों का करेक्ट था? आधी पब्लिक सीरियस नहीं है भाई, आधी पब्लिक सीरियस नहीं है। तुमने ईमानदारी से सवाल पढ़े ही नहीं और करने की कोशिश नहीं की। बच्चों इसको टाइम पास मत समझो। ये ना आप ना बोलना। इसके पहले एक सवाल था कि जो कर्मचारी मतलब जो ग्राहकों की सेवा अंदर से होनी चाहिए, पढ़ाई ना आपके अंदर से आनी चाहिए। करने के लिए कोई बोले मजबूर करे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो क्या बस आ रहे हो क्लास में बैठ रहे हो, सर जबरदस्ती बोल रहे, कर रहे हो, नहीं है तो छोड़ रहे हो। यहाँ पे अपने मन से करो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे सवाल आपने ईमानदारी से पढ़े ही नहीं है बेटा, पढ़ना है आगे से। ठीक है, टाइम पास मत करो। करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो भी अपने लिए ही है। 28 नंबर का देखो, सवाल नंबर 28 देखेंगे। यहाँ पे बोला ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। देखो ऊर्जा के नवीकरणीय मतलब जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या, लाइट अपनी सबसे पहले ये चलता था, क्या बोलते हैं, लालटेन। पता ना लालटेन, जो पेट्रोल से सॉरी रॉकेल से चलती थी रॉकेल से चलती थी, है ना। इसके बाद धीरे धीरे क्या आया, बने बल्ब चालू हुए, 100 वाट के बल्ब आए। धीरे 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 तो इनोवेशन बढ़ते गया। वो बल्ब आता था 100 वाट का आता था, ठीक है, जो कि बिजली बहुत ज्यादा खाता था। इसके बाद आपके मर्क्यूरी बल्ब आए, अभी एलईडी बल्ब आ रहे हैं जो मतलब लाइट बहुत कम कंज्यूम करते हैं। और थोड़े दिनों में क्या सौर ऊर्जा से चलने वाले पैनल भी आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि अपनी जो बनाने के लिए पहले कोयले की जरूरत होती थी, कोयले की कमी पड़ी, फिर पवन चक्की, फिर इसके बाद पानी का उपयोग, सौर ऊर्जा, और अभी सोलार पैनल। तो मतलब यहाँ पे वही बताया गया जो नवीकरण है वो स्रोतों का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करता है। समझा? मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ी को जो तकलीफें होने वाली हो सकता है उनके लिए लाइट बचे ना, तो उसके स्रोतों को, उनके संकट को खत्म करने के लिए इनोवेशन हो रहा है, यही बताया गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका निष्कर्ष दिए गए, दो निष्कर्ष दिए गए, पहला और दूसरा। यहाँ पे निष्कर्ष में बच्चों बताया गया है आपका, पहला बोला आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की जगह ले रही है। देखो प्रौद्योगिकी धीरे धीरे, क्या प्रौद्योगिकी क्या होती है? इंडस्ट्रियल। क्या होता है? इंडस्ट्रियल। आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की जगह ले रही है। मतलब नवीकरणीय को नहीं होने दे रहा है और उसकी जगह वो ले रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इनोवेशन हो रहा है, मतलब हो रहा है, और ये रुकने वाला नहीं है। अपने इंडिया में ना इतने इतने कलाकार पड़े हुए, पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल चला दी थी, यूट्यूब पे वायरल हुआ था बीच में, लेकिन अभी तक पता नहीं है उसका कुछ क्या होगा। अरे बैठ ही जाएगा ना वो, थोड़े दिन के लिए। कुछ समझ के चलो, ऐसा रहता है कि कुछ पानी में कुछ स्रोत, कुछ ईंधन के थोड़े से कण मिले, उससे चल जाता है। और चला पानी से तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, फिर पानी भी महंगा हो जाएगा, पानी भी महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला वाला तो क्या है? गलत है। ए बेटा यहाँ पे ध्यान दो, पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखो,
पर्यावरण का अत्यधिक शोषण, पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे क्या बोला है कि पर्यावरण का अत्यधिक शोषण, अत्यधिक शोषण मतलब पेड़ों की कटाई हो रही, देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ी 15 साल में एक्सपायर होती है तो भी उसको ना 30 साल तक घसीटते रहते हैं, ट्रैफिक वाला दिखा गली में से घुस जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? गाड़ी पे एक से दो जन बैठते हैं, उस पर 6-6 लोग लद के जा रहे डायरेक्ट। मतलब उसमें क्या होता है कि शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है? शोषण, मतलब पर्यावरण का अत्यधिक शोषण हो रहा है, वो पेड़ों की कटाई चालू है कि नहीं? इसके बाद तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। तो बराबर है कि जो मतलब पर्यावरण से जो हम लोग उसको लॉस्ट कर रहे, खो रहे, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं उनकी कमी हो रही है। अगर समझ के चलो पेड़ नहीं काटे जाते तो हमें ऑक्सीजन की कमी होती क्या? नहीं होती। अतिवृष्टि मतलब जो कभी ज्यादा वर्षा होती है, कभी पानी बरसता ही नहीं है, किसी भी मौसम में बरसात हो जाती है, वो किसके कारण हो रहा है? वो पर्यावरण का शोषण के कारण। अभी रात में भी बूंदे गिर रही थी, ठीक, क्यों 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 पता है? वो पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के कारण कर रहा है। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पर्यावरण का शोषण हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में बताया क्या? सेंटेंस में सिर्फ इतना बताया कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को टालता है। तो ऊर्जा के संकट की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे पर्यावरण का शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके कारण क्या प्रभाव हुआ है, वो ध्यान देना नहीं है। तो यहाँ पे पर्यावरण का अत्यधिक शोषण हुआ कि नहीं हुआ ये यहाँ पे बताया गया नहीं है, लेकिन ये करेक्ट होना चाहिए अपने हिसाब से कि भाऊ हाउ बरोबर है, कट होता है पेड़ मने झाड़ पण याचा इथे काही संबंध आहे का? मतलब ये भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। इस तरीके से देखेंगे मतलब दोनों पर्याय अनुसरण नहीं करते, तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। समझ में आया बच्चों? कितने लोगों का करेक्ट है ये? बड़ा ठीक है, बढ़िया है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 29। देखो बच्चों, इसका आंसर आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पे उम्मीदवार सब सिलेक्ट होंगे ऐसा बताया नहीं गया है, तो दोनों सेंटेंस काम नहीं है, दोनों इससे रिलेटेड नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। कथन नंबर 30 पढ़ो, 30 नंबर का देखो। 30 नंबर में बच्चों ऐसा बोला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र, इकडे पाय ना कवर मागे पाते दरवाजा बंद कर पुढे पाय। देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार के लिए राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों की अधिक संख्या को मंजूरी देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र, मतलब पता है ना कि जो जिला परिषद की स्किल होती है वो 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक होना जरूरी है, उसके ऊपर रहेंगे तो दूसरा टीचर, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके अनुपात को, रेशियो को सुधार के लिए राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों के अधिक संख्या को मंजूरी देने की सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। मतलब अगर विद्यार्थी ज्यादा है तो शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ना कानून के हिसाब से उन्होंने क्या दे दी है? अनुमति दे दी है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है शहरी क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। यहाँ पे कौन ज्यादा है कौन कम ऐसा बताया क्या? उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो अनुपात है छात्र और शिक्षक का, उसको ना बैलेंस करने के लिए, सुधारने के लिए कानूनी रूप से शिक्षक को बढ़ाने की मंजूरी दी है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि शहर में ज्यादा है या गांव में ज्यादा है, ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे वही बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, ये कोई लेना देना नहीं है, क्या अधिक ज्यादा अपने को थोड़ी पता है, सेंटेंस में नहीं बताया है। ठीक है, अगला बोला है ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में भी अधिक। देखो यहाँ पे भी वही गड़बड़ कर दिया है, कम या ज्यादा की बात कर रहा है, कम या ज्यादा यहाँ पे बताया गया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ होगा क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष यहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? इसका डी आ जाएगा, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। क्लियर हो बच्चों? ये सुनो, ठीक है। हाल ही में एक स्टेज शो पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री घोषित
अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान लेने की या बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है। देखो अभी बोला है कि नजदीकी एक स्टेज शो हुआ था, जो स्टेज परफॉर्मेंस होते ना, उसमें एक अभिनेत्री मतलब एक हीरोइन थी, वो कहती है, वो घोषित करती है कि जब भी वो प्रोग्राम करेगी या तो पूरे पैसे लेगी या तो एक भी पैसे नहीं लेगी। नहीं तो अपन नंतर म्हणतो 2000 का मैं कभी की क्या म्हणे, असं चालत नहीं, पूरा दो या तो कुछ भी मत दो, डायरेक्टली वो बता देते ऐसा। देखो उसने स्टेज शो के लिए क्या बोला, या तो पूरा भुगतान लेने की या बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है, कुछ नहीं लेगी नहीं तो पूरा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, निष्कर्ष पहला, 1 नंबर का निष्कर्ष देखो, अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए पूरे भुगतान ले लिया है। अब देखो मतलब उसने बता दिया सेंटेंस में या तो पूरा लेगी या तो कुछ भी नहीं लेगी, और यहाँ पे उसने पूरा भुगतान ले लिया है, मतलब ये पहला वाला करेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में बताया है पूरा लेगी नहीं तो कुछ नहीं लेगी, तो यहाँ पे पूरा भुगतान लिया है, मतलब ठीक है पहला वाला। अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए कोई पैसा नहीं लिया, भैया ये भी करेक्ट है, या तो पूरा पैसा लेगी या तो कुछ भी नहीं लेगी, तो दोनों करेक्ट है। पहले सेंटेंस में पूरा लिया, दूसरे में कुछ भी नहीं लिया, मतलब दोनों करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो एक या दो अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों अनुसरण करते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, हाल ही में स्टेज शो के लिए हाल ही में का मतलब क्या होता है पता है आपको, जल्द ही, जल्दी। देखो सेंटेंस में क्या बोला है, देखो पहला सेंटेंस, हाल ही में एक स्टेज शो पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर स्टेज शो किया है, हाल ही में स्टेज शो किया है, तो या तो पूरा पैसा लिया होगा या तो कुछ भी नहीं लिया होगा। तो यहाँ पे या तो लगा है, या तो उसने एक पूरा पैसा लिया होगा या तो दो अनुसरण करता है, मतलब या तो कुछ नहीं लिया होगा। समझ में आया, समझ लेना या तो पूरा लिया होगा या तो नहीं लिया होगा। तो इस ऑप्शन में भी यही बोला, या तो लिया होगा या तो नहीं लिया होगा, मतलब दोनों सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला करेक्ट है। क्लियर हुआ। अगला देखो 32 नंबर, पढ़ो 32 नंबर, इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है। वांछित मतलब क्या होता है, पसंदीदा, इच्छा। म्हणजे आपण काय करतो, 10वीच्या नंतर भुसावळच्या लोकांची टेंडेन्सी 10वीच्या नंतर आईटीआई करेगा म्हणे, आईटीआई से हम आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो सबसे ज्यादा क्या है, पसंदीदा है। क्या है, पसंदीदा है। अब उसके बेस पे यहाँ पे क्या करना है, निष्कर्ष देखना है। तो उसने बोला है इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। बेटा यहाँ पे ठीक है, ज्यादातर लोगों को पसंद आता है, सर्वाधिक वांछित है, मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा है, लेकिन यहाँ पे बोला है इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के लिए, सभी के लिए बोले पहली पसंद है, वो ऐसा है क्या, नहीं, ज्यादातर पसंद है लेकिन राष्ट्र की पहली पसंद है ऐसा नहीं है, सब लोग वही करेंगे ऐसा नहीं है, हर एक के सपने अलग अलग होते हैं, हर एक का ड्रीम अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग करना चाहता है। तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया भैया। दूसरा, इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य, ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री अगर लेते हो तो उसमें क्या भविष्य एक अच्छा होगा, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा वाला करेक्ट है। यस, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रुको रुको रुको, या तो एक ही ऑप्शन, रुको 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 रुको, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, केवल इंजीनियरिंग में करियर बनाना एक अच्छा भविष्य, इसका एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है कि इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, ये एक अच्छी फील्ड है, उसमें भविष्य अच्छा होगा। तो यहाँ पे डिग्री के बारे में बता दिया गया है कि ठीक है डिग्रियों में से एक है पसंदीदा, लेकिन ये तो पता है कि जो इंजीनियरिंग होती है वो एक फील्ड अच्छी है जिसमें कि भविष्य आपका अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, इस तरीके का बताया गया, तो इसका ना ये करेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, सेकेंड वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। कितने का करेक्ट था ये,
डी था। ठीक है, अगला देखो 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। मैंने छोड़ दिया है नेक्स्ट समझ रहा है। यहाँ ध्यान दो, पहले सवाल समझेंगे इसके बाद। देखो, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन में, संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन में मुख्य कारणों में से एक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, आप एलपीजी यूज करते हो ना, एलपीजी, इसके बाद सीएनजी, वो क्या होता है, संकेंद्रण किया जाता है। मतलब क्या होता है, जो आपकी गैस होती है ना, उसको ना लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है। मतलब क्या होता है संकेंद्रण, मतलब उसको ना दबाव के कारण, किससे, दबाव के कारण, उसके सिलेंडर के अंदर इतना दबाव होता है, अगर थोड़ा भी प्रेस करोगे तो बाहर भागती है। इसका मतलब क्या होता है, वो संकेंद्रित होती है। क्या होती है, संकेंद्रित, दबा के जबरदस्ती प्रेशर से उसको अंदर पैक किया जाता है। और ये क्या होती है, गैस होती है। और कहाँ से ली जाती है, वातावरण से ली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। जैसे कि कभी भी बरसात होना, जैसे कि एग्जाम्पल दिया, कहीं ना कहीं ये क्या है, पॉल्यूशन के कारण होता है। किसके कारण, पॉल्यूशन, जो प्रकृति में अवेलेबल है, प्राकृतिक में, उसका अधिक मात्रा में उपयोग से यही सब मुख्य कारण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखेंगे, दो जो निष्कर्ष दिए गए, यहाँ पे कथन एक और दिया गया, दूसरा कथन। देखो पहला कथन, यहाँ पे दूसरा कथन आ गया, दो कथन यहाँ पे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है। मतलब यहाँ पे उसने बताया है कि जो ग्रीन हाउस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो गैस है ना, वो उनका प्रमुख घटक होता है। ये कथन दिया है बेटा, कथन है, दो कथन दिया, यहाँ पे कथन एक नहीं है, यहाँ पे कथन दो बढ़ा दिए है। अब यहाँ से लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे दो कथन है। ठीक है, अब दो कथनों के बेस पे हमें क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है। पहला, ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। देखो बेटा, यहाँ पे बोला अगर ग्रीन हाउसों को हटा दिया जाए तो जलवायु में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कुछ फिक्स है क्या? ग्रीन हाउसों का एक, ठीक है, एक प्रमाण है कि मतलब एक कारण वो भी है कि इसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है। यहाँ पे बोले परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है, ये एक कारण है। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगी, ऐसा फिक्स है क्या? दूसरे भी घटक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, कि मतलब ये हटा दिए और परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक कारण था, दूसरे कई कारण और अवेलेबल है, जैसे कि पॉल्यूशन, PUC का, गाड़ियों का बताया था आपको, पेड़ की कटाई बताया था, ये भी परिवर्तन बोलते हैं ना, जलवायु को परिवर्तन का एक कारण है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव केवल CO2 के कारण है। अब देखो बेटा, जलवायु का जो परिवर्तन होता है सिर्फ CO2 की वजह से होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है क्या सिर्फ? दूसरे कई सारे कारण है उसके, दूसरे कई सारे कारण है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CO2 ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक बताया है, लेकिन इसकी वजह से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे दोनों अनुसरण नहीं करते, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक और दोनों अनुसरण नहीं करते। कितने लोगों का ये करेक्ट था? बढ़िया है, ठीक है। जितने लोगों को नहीं आ रहे तो बेटा इसका मतलब है ना, आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो। सवाल को देखो, उसके बेस पे ही सोचना है, बाकी बाहर का कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34। बोले लेक्चर कितने बजे तक चलेगा? यहाँ पे ABC दिया है, एक पार्टी दी है, वो कोई भी ले सकते हो, कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी, बहुजन आघाड़ी, कुछ भी ले लो, एक पार्टी है। तो पार्टी के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि 40वां स्वतंत्र सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल में सभी सामूहिक रूप से किसी एक ही पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि ABC नाम की एक पार्टी, उसके प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि 40 स्वतंत्र सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मतलब 40 स्वतंत्र सदस्य ऐसे हैं, अरे इतना लंबा धीरे धीरे कब तक पढ़ो। 40 से स्वतंत्र सदस्य ऐसे हैं जिनको ना शामिल करने के लिए उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार चलो, ये कहते हैं
बहरहाल में वे सभी सामूहिक रूप से किसी एक ही पार्टी में शामिल होंगे। देखो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो दल बदलू होते हैं, कभी भी पार्टी चेंज करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है कि वो एक ही पार्टी में बहरहाल में शामिल होंगे, दूसरे पार्टी में जाएंगे नहीं। तो ऐसा उन्होंने, उनका कहना है, उनकी बात चालू है। अब यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए गए। पहला निष्कर्ष दिया गया है कि 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही एबीसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे कैसा है, हाँ सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे बोला गया है एबीसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि 40 स्वतंत्र सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होंगे, ठीक है, यस होंगे। और यह सुनो सुनो, दलों में शामिल होने के लिए, यहाँ पे बच्चों, दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और वो ना पार्टी में शामिल होंगे। देखो वो पार्टी में शामिल होंगे। तो यहाँ पे 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र एबीसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो मतलब ये कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहा है, सही है। ठीक है। दूसरा देखो, 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हो सकता है किसी और पार्टी में भी शामिल हो, लेकिन एक ही पार्टी में शामिल होंगे, ये पक्का है। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे निष्कर्ष दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा या तो एक या तो दो, या तो अपनी पार्टी में या तो दूसरी पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं तो शामिल होंगे। जैसे कि इसके पहले लिया था कि पूरा पैसा लेगी नहीं तो कुछ नहीं लेगी, उसी तरीके से या तो एक या तो दो। इसका सी करेक्ट है। कितने लोगों का करेक्ट था ये? बढ़िया बढ़िया। 35 नंबर का देखो, 35। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितने रन बनाए? 240 रन बनाए, जिसमें शहीद अफरीदी ने 94 रन बनाए। देखो यहाँ पे बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टोटल कितने 240 रन बनाए, जिसमें कि शहीद अफरीदी के अकेले के 94 रन थे। इसके बाद निष्कर्ष दिया है शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए। बेटा उसने 94 बनाए, हो सकता है 95 वाला भी कोई होगा, क्योंकि पूरी टीम ने 240 बनाए हैं, ये सुनो। तो शाहिद अफरीदी से ज्यादा रन बनाने वाले भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, मतलब ये वाला नहीं है, तो पक्का है। पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी। क्या क्या करेक्ट है? कैसे क्या बोले? हलवा है क्या बोले? जीत जाएगी, है कि नहीं? खत्म हुआ, मतलब ये भी नहीं है, ना तो एक ना ही दो, मतलब ये इसका आंसर होगा। सुनाया? पक्का? यहाँ पे आते बच्चों, देखो कल है ना अपने 35 क्वेश्चन हो चुके थे कथन निष्कर्ष में, लगभग सबको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था इस टॉपिक में कि जो भी कथन में दिया होगा उस कथन के बेस पे ही पूरा टॉपिक होता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें लगाने का नहीं, सोचने का भी नहीं, अपना दिमाग यहाँ पे चलता नहीं है। जितना बताया बस वही सच है, इसके अलावा सब झूठ है, ठीक है। अब देखिए कथन दिया है 36 नंबर का, उसने बोला वायु प्रदूषण की निगरानी, निगरानी मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए जिनकी पीठ पर वायु प्रदूषण डिटेक्टर लगाए गए थे, ठीक है, ये कथन है। इसके बाद निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या बोला उसने कि कबूतर प्रदूषण का पता लगाने वाली वायु निगरानी एयर पेट्रोल के सदस्य थे। ये बताओ कबूतर प्रदूषण का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं उस टीम के हिस्सा थे कि नहीं थे? क्योंकि उनके ऊपर ही जो यंत्र था लगाकर छोड़ा गया था, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट, ठीक है, वो पार्ट थे, मतलब ये पहला वाला क्या है? करेक्ट है। दूसरा, कबूतर वायु प्रदूषण का पता किसी अन्य पक्षी की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये कहाँ पे मेंशन किया है इसमें कि भाई कबूतर ज्यादा पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बताया क्या? नहीं। इसका मतलब ये तो बराबर नहीं है। तो कथन निष्कर्ष सिर्फ एक करेक्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए नंबर का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। करेक्ट था सबका? कल जेरोक्स दिया था सबको, है ना। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर का। 37 नंबर का पढ़ो बड़ाक से। योग स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। अभी देखो योग जो सुबह व्यायाम जो कि हम लोग करते नहीं है, वो बोला है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आगे निष्कर्ष बोला गया है कि सभी स्वस्थ लोग योग करते हैं। जरूरी है क्या? जो लोग स्वस्थ होंगे वो योग करते ही होंगे? कंफर्म नहीं है, मतलब ये
गलत लग रहा है, ठीक है। दौड़ना हानिकारक है, दौड़ने के बारे में बताया गया यहाँ पे नहीं बताया, तो इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब दोनों कथन बराबर नहीं है, दोनों अनुसरण नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक और डी दोनों अनुसरण नहीं करते, इसका आंसर डी है। कितने लोगों का करेक्ट है ये? बढ़िया, मतलब काफी लोगों का गलत भी था ये, ठीक है। 38 नंबर का देखो, 38 नंबर में बताया परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। देखो परियोजनाएं मतलब क्या होता है, जो स्कीमें निकलती हैं, आपको पता है ना, ओबीसी के लिए SC ST के लिए कई सारी स्कीमें निकलती रहती है, तो बोले ये केवल इसी तरह के काम में अनुभवी मतलब जिनको एक्सपीरियंस होता है, सक्षम होते हैं, उन्हीं उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है। आवंटित मतलब क्या होती है? अलॉट की जाती, दी जाती है। ये इंफॉर्मेशन बताइए, ठीक है। परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है, ये कथन है उसका, ठीक है। आप देखो निष्कर्ष क्या है, परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। क्या आंसर इसका? सही है, क्योंकि प्रश्न में बता दिया है कि परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभव और सक्षम लोगों को ही दी जाती है, तो यहाँ पे अनुभवी उम्मीदवारों को दी जाती है, वही बता दिया इसमें, तो पहला वाला कथन क्या है? करेक्ट है। दूसरा, सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है। खोजने के बारे में बात की है क्या? वहां पे खोजने के बारे में बात की है क्या? नहीं की है। मुश्किल हो या आसान हो, अपने को क्या लेना देना, मतलब ये लेना देना नहीं है, इससे खत्म हो गया, अनुसरण नहीं करता है। तो इसका आंसर है केवल पहला जो निष्कर्ष है वही अनुसरण करता है। कितने लोगों का करेक्ट था ये? बढ़िया, कई लोगों का रॉन्ग भी था, ठीक है। देखो यहाँ पे कथन दिया है 39 क्वेश्चन में, 39 क्वेश्चन में कथन दिया गया है कि जनता की आपूर्ति हेतु दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जनता की आपूर्ति हेतु, ठीक है, मतलब उनको पूरा करने के लिए, दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, ठीक है। आगे कथन, दूसरा कथन दिया गया है किसमें, और पहला कथन दिया था कि जनता की आपूर्ति हेतु दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, कोशिशें की जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर का कथन बोला है गायों और भैंसों की अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने से पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। देखो यहाँ पे दूसरा बोला है गाय और भैंसी जब बीमार पड़ती ना, अस्वस्थ मतलब क्या? बीमारी का, बीमारी होने पर परिस्थितियों में उनके जो दूध की पैदावार होती है वो क्या होता है? संक्रमित होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। बच्चों को डायरेक्टली बिना पानी के दूध पिला दिया तो पचता नहीं है, ठीक है, हानिकारक होता है। तो बोले ना उनके संक्रमण पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐसा उसने बताया सेंटेंस में। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष 1 और 2। पहला निष्कर्ष दिया है दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखो दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप से महत्वपूर्ण है, मतलब उनको ना यहाँ पे बोला गया है कि परिस्थिति में पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है जनता की आपूर्ति दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पे प्रयास के बारे में बताया, तो समान रूप से कल्याण हो गया, क्या हो गया? समान रूप से कल्याण, मतलब ये पहला अनुसरण करता है। दूसरा देखेंगे दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि गाय और भैंसों की अत्यधिक अस्वस्थकर परिस्थिति में रहने से पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे दूसरा भी क्या होगा? सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है, तो यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आया बच्चों? ठीक है। देखो बच्चों 43 में कथन एक दिया गया, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। देखो किसी चीज का अगर भ्रम हो गया, जैसे कि हम लोग रास्ते में चल रहे हैं और हमको रास्ते में किसी ने पहले बोल के रखा कि वहां से जाना मत, वहां पे रहते भूत, इस घर में चुड़ैल है, जाना मत, इसी यहाँ पे किसी ने आत्महत्या की है, फांसी पे लटक के गए, तो आदमी अगर वहां पे बैठा है और उसके माइंड में कहीं ना वो बात, अगर अचानक में लाइट को दरवाजा से करता है चुर, बाप रे, टेंशन आता है कि नहीं? पता चला यहाँ बैठे और वहां पे हवा जोर से दरवाजा फाड़ फूड़, बाप रे क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं टेंशन आता है कि नहीं? वो मानसिक तनाव होता है। क्या होता है? मानसिक तनाव। ओ बहु यहाँ पे देखो मानसिक तनाव, ठीक है।
2 नंबर का कथन दिया है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। अब मानसिक तनाव है तो आदमी क्या करता है, सोचता है, फिर क्या करता है, चिंता आता चीता चीता, है ना। ये देखो, फिर मानसिक तनाव चिंता का क्या बनता है, कारण बनता है। तो यहाँ पे 2 कथन है, पहला है कि भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है और दूसरी बार मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। यहाँ पे कथन दे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष क्या क्या दिए। पहला निष्कर्ष दिया है, चिंता एक बीमारी है। क्या? चिंता एक बीमारी नहीं है भाई, ये आपका भ्रम है। क्या है वो? भ्रम है। ठीक है, ये निष्कर्ष नहीं चलेगा। भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, सही है। अगर भ्रमित हो तो आपको चिंता होती है, टेंशन होता है, और फिर आप गाना गाते हो, कौन सा? चिंता था चिता चिता। हाँ, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। बेटा समझ में आया? पीछे वाले पार्टी से पूछने वाला वो भी देखो। हाँ, पीछे वाले पार्टी होशियार हो जाए जरा। चलो 44 नंबर का पढ़ो। 44 देखो बेटा, कथन नंबर 1, गौरव यहाँ पे ध्यान दे, सौरभ यहाँ पे ध्यान दो। देखो कथन नंबर 1 क्या दिया है, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। मतलब कर्मचारी जो भी है, काम करने वाले वर्कर, उनको पेमेंट ठीक से दिया जाता है। उसका कहने का मतलब ये है, राजन अच्छी तरह से कमाता है, राजन को पेमेंट अच्छी तरह से मिलती है और अच्छा कमाता है वो। निष्कर्ष दिया है यहाँ पर, एक राजन एक कर्मचारी है। देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता नहीं है, राजन अच्छा कमाता है, ठीक है, अच्छी तरह से कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कर्मचारी होगा, काम करने वाला। हो सकता है वो बिजनेसमैन हो सकता है वो डकैत हो सकता है वो चोट्टा हो, क्योंकि वो कमाता है, इतना बोला, वो अच्छी तरह से कमाता है। लेकिन कैसे कमाता है वो बताया क्या यहाँ पर? कैसे कमाता नहीं बताया, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एक कर्मचारी है या नहीं है। समझ में आया किरण? ठीक है, तो ये जो पहला निष्कर्ष है वो क्या है? रॉन्ग है। दूसरा देखो, राजन स्वयं कार्यरत है। राजन स्वयं कार्यरत है। बेटा देखो, कुछ करेगा तभी कमाएगा, या सुनो। अब कार्यरत है, वो हो सकता है बिजनेस में कार्यरत हो सकता है वो कर्मचारी हो सकता है वो चोट्टा हो, जैसे कि इसके पहले बताया। समझ में आया? वो कुछ भी करता हो, लेकिन वो स्वयं कार्यरत है, मतलब काम करता है, इसलिए कमाता है। समझ में आया? और वो कैसे भी कमाता हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि राजन अच्छी तरह से कमाता है, यहाँ पे बता दिया है। इसका मतलब दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बी करेक्ट है। डी दिया है, रुको जरा, कितने नंबर का ये? उसका कार्य का बताए, क्यों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राजन एक मिनट रुको। एक्स्ट्रा दिमाग तुमने बोला था लगाओगे। हाँ 44। एक्स्ट्रा लगाना नहीं। यहाँ पे आंदो बच्चों, यहाँ पे आंदो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, देख लेते चलो। राजन अच्छी तरह से कमाता है, यहाँ बोला कि वो अच्छी तरीके से कमा रहा है। हाँ, अब समझ में आया, अच्छी तरह से कमा रहा है, लेकिन वो देखो वो स्वयं कार्यरत है, इससे कुछ लेना देना कैसे हो सकता है? वो बिजनेसमैन होगा तो बिजनेसमैन खुद काम करता है क्या? वो दूसरे के थ्रू कमा लेता है। यहाँ पे क्या है, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जा रहा है, हो सकता है कि यही भुगतान करता हो सकता हो वही भुगतान करता हो, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्वयं कार्यरत नहीं है, कार्यरत है लेकिन वो स्वयं कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। एक और दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, 45, क्वेश्चन नंबर 45। देखो बच्चों, 45 में क्या बोला है कि अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। मतलब उसका जो बर्ताव था, उसका प्रदर्शन था, उसका बिहेवियर था, वो क्या था, उसके कारण जहां पे वो काम करता है उसके कार्यालय में उसको खराब मूल्यांकन मिला। मतलब उसको जो ग्रेड मिलना था ना, वो क्या मिला? कम मिला, खराब मिला। अब निष्कर्ष बोलता है, निष्कर्ष कहता है एक में, राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। अब राजेश का क्या संबंध है यहाँ पे भाई? राजेश ने, देखो राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला, इसका राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन किया होगा क्या? बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, मतलब ये क्या है? सही है।
खराब मूल्यांकन किया मतलब बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, वो तो सेंटेंस में बता दिया गया है। यस और नो? समझ में आया ना? आप देखो दूसरा बोला राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। अब राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, क्या अच्छे से किया किसको क्या पता, लेकिन इतनी तो बात पता है कि उसके प्रदर्शन के आधार पर, मतलब उसका प्रदर्शन खराब होगा, इसलिए उसको कार्यालय में मूल्यांकन अच्छा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उसने जो मूल्यांकन तो एक व्यक्ति करता नहीं है, पूरी टीम के आधार पर होता है। सबके जब बोलते हैं ना सब लोग बताते हैं कि इसका व्यवहार ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है, उसके आधार पर उसको ग्रेड मिलता है। सुनो, तो कहीं ना कहीं राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, ये सेंटेंस गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर हो बच्चों? जैसे कि अगर क्लास में मैंने किसी के बारे में पूछ दिया तो सबको पता है कि नहीं पता है? अगर मैंने बोल दिया, समझ के चलो, किसी का नाम ले लिया तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, है कि नहीं ओम? सबके बारे में पता चल जाएगा कि नहीं? तो मतलब मूल्यांकन एक के आधार पर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। 46 ओम गैरा खुश हो जातो नाव घेतला की केवढा हसतो तो, बापरे मनात, बापरे माझा नाव घेतला। कोण अपशब्द बोलताय? काय रे अपशब्द बोलताय तुम्ही? म्हणजे तुझी हिस्ट्री त्यांना माहित पडी गेली का? ए तुम्ही सांगू नका रे, इकडे बा। गौरव और पीछे कौन बैठा है? गौरव के बगल में कौन? मिथिलेश बेटा यहाँ पे ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, पहले कथन अच्छे से पढ़ो, कथन समझोगे तब आपको निष्कर्ष निकालते आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे दो कथन दिए गए बच्चा, कितने? दो कथन। पहला कथन क्या है कि भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान विपरीत किया परंतु धन नहीं। सबको 24 घंटे मिलते कि नाही? जर होमवर्क दिला तो एक बोलता सर टाइम भेटला नाही म्हणे। अरे कसं काय भेटला नाही भाऊ? 24 तास तुला भी भेटले आणि 24 तास बाकीच्या नाही भेटले, पण आपल्याला टाइम भेटत नाही म्हणे। तर भगवान बोलते भगवान मेरे को 24 की जगह 28 घंटे दे देते, है कि नहीं? और एक आदमी बोलता है मैं पढ़े पढ़े बोर हो गया हूँ। अरे आलसी, तू बोर ही होने वाला है, काम तो कर, कुछ बोर नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो भगवान ने मनुष्य जाति को समय एक समान दिया है, सबको 24 घंटे दिए है, ठीक है, परंतु धन सबको समान दिया नहीं है। किसी के पास इतना पैसा है कि वो छुपाते छुपाते, इनकम टैक्स बचाते बचाते, लोगों की नजर में ना हो, काला धन को व्हाइट धन करने के फिराक में रहता है। और कुछ लोग है खाने के लाले पड़े हैं, शाम को खाना कैसे खाना है, शाम का खाने का बंदोबस्त कैसे करना वही देखते हैं, या फिर मेरी जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। सुनो, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, अपन खा पी के सुखी है, लेकिन आगे के फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ये सुनो, अगर आपके पास पैसा रहता तो यहाँ पे ही नहीं रहते, दूसरा पैसा इधर छुपाते उधर छुपाते, कहीं इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो क्या होगा, है कि नहीं? तो अपने पास पैसा नहीं है, नॉर्मल पैसा है, खा पी के सुखी है हम लोग, ठीक है, तो आगे का टेंशन लेने का नहीं। अब आगे का सवाल देखो, दूसरा कथन, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है। अब इसमें क्या होता है, सबको बुद्धि दे दी है। क्या दे दी है? बुद्धि दे दी है। आप बुद्धि का उपयोग करो तो अच्छा बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जहां पे हो वहीं पे रह जाओगे अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे। देखो दूसरा सेंटेंस वही कहता है, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर, लोगों को नॉलेज देकर इसकी भरपाई कर दी है। समझ में आया? यहाँ पे एक सेंटेंस बहुत फेमस है, अगर इस दुनिया में गरीब आए हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप गरीबी में मरते हो तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? आपकी है। समझ में आया? तो गरीबी में मरना है तो पढ़ाई मत करो भाई, अगर कुछ बनना है, अच्छे से सफल होना है, सक्सेस होना है, गाडी बंगला घर आणि चांगली बायको पाहिजे मुलांनो, तर बेटा अभ्यास करा, नाही तर लग्न भी होणार नाही तुमचा, ठीक है? तो सहज ज्ञान देकर इसकी क्या कर दी है? भरपाई कर दी है। अब देखो निष्कर्ष देखो बेटा, निष्कर्ष देखो अभी, यहाँ पे देखो बच्चों, पहला निष्कर्ष क्या बोलता है? भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण ना करके न्याय नहीं किया है। बेटा यहाँ पे ना उसने सबको समान धन नहीं दिया है, अच्छी बात है, यहाँ पे बता दिया है कि जाति मनुष्य जाति को समान समय तो मिला है लेकिन धन समान नहीं मिला है, लेकिन उसको ज्ञान देकर इसकी क्या कर दी है? भरपाई कर दी। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है पता है? यहाँ पे कोई अन्याय नहीं किया है। कोई अन्याय किया है कि नहीं किया है? अब यहाँ पे देखो, भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण ना करके न्याय नहीं किया है। अब न्याय अन्याय की बातें हुई है क्या यहाँ पे? पहले ये बता दो, न्याय अन्याय की बातें हुई है क्या? नहीं हुई है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये लागू नहीं होगा। 2 नंबर का देखो,
बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। सही है क्या ये? पक्का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी। मतलब अगर किसी को पैसा सामान नहीं दिया है तो उसको कमाने के लिए उसने क्या दे दी है? बुद्धि दे दी है। क्या दे दिया है? बुद्धि, ज्ञान दे दी है। तो ये दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये करेक्ट है। कितने लोगों का करेक्ट था ये? पहुंचे नहीं थे? वाह, अरे वाह, ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों देखो, 47 देखेंगे। यहाँ पे आंदो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कथन में? पहला कथन, सूर्य एक चमकता हुआ तारा है। ये सुनो, ठीक है, जो पूर्व में उदय होता है। कहाँ पे उदय होता है? पूर्व में। भारत का सबसे पूर्वी का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसको उगते हुए सूरज का राज्य बोलते हैं। डूबता कौन सी दिशा में है? गुजरात में, पश्चिम दिशा में डूबता है। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ में। कहाँ पर? कच्छ में, ठीक है। सूर्य एक चमकता हुआ तारा है और जो पूर्व में उदय होता है, बता दिया कथन नंबर 1। चंद्रमा रात में तेज चमकता है। चंद्रमा रात में तेज चमकता है, उसने ऐसा कथन बोला है। वो रात में चमकने का कारण ऐसा है क्योंकि एज कंपेयर टू सन, उसमें जो चमकने की क्षमता होती है वो कम होती है, वो अंधेरे में ही दिखाई देता है। समझ में आया? ठीक है। और दूसरा देखेंगे अभी, यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे अभी। चंद्रमा भी एक ज्यादा चमकने वाला तारा है। ज्यादा चमकने वाला तारा है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया ही नहीं है ज्यादा चमकने वाला तारा है या कम चमकने वाला है। लेकिन रात में वो तेज चमकता है ऐसा बोला है। वो ज्यादा चमकने वाला है कि कम चमकने वाला है, ऐसा कुछ बताया है क्या? नहीं बताया। सिर्फ रात में तेज चमकता है क्योंकि वो अंधेरा होता है इसलिए। 2 नंबर का देखो, सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व में उदय होता है। मतलब ये वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है। बेटा समझ में आ रहा है? पक्का। इसमें ना 2 मार्क आने वाले, 2 मार्क पकने वाले फोकट के। एसएससी जीडी का, एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, कम से कम 2 मार्क आपके पक जाएंगे। कितने मार्क? 2 मार्क। इसमें ना 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो आगे लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो कथन नंबर 48, पढ़ो जरा इसको। देखो उसने बोला है चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखो भारतीय देखेंगे तो क्या होगा? राकेश शर्मा। पहली महिला भारतीय कल्पना चावला, ठीक है। आप देखो, चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन मानव जाति के लिए क्या है? विशाल छलांग है, ऐसा कथन कहता है। अब निष्कर्ष क्या कहता है देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद को मानव जाति बताया है क्या? उसने खुद को मानव जाति बताया क्या? नहीं। उसने बोला है कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है। मतलब पूरे ये पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं सभी के लिए बताया उसने खुद के बारे में बताया नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धियों का भावना गूंजती है, ये करेक्ट है बेटा। क्योंकि ना उसने क्या बोला है? मानव जाति के लिए छलांग है, मतलब यहाँ पे सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ये एक उपलब्धि है क्योंकि इन्होंने ये अचीव कर लिया, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है ना। तो यहाँ पे क्या है? उपलब्धि की भावना गूंजती है। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर हो बच्चों? कितने लोगों का ये करेक्ट था? हमने किया ही नहीं। वाह रे वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 49। निष्कर्ष 2। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, बेटा यहाँ पे ध्यान दो। लगातार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से एक भारोत्तोलक
अधिक वजन उठाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाता है। देखो आपको पता है ना, जिम्नास्टिक वेट लिफ्टिंग जो एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक गेम है। पावर लिफ्टिंग एक गेम होता है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति ना ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरफ बड़े बड़े पहिए होते हैं उसके, ट्रेन के पहिए जैसे, इस तरफ, और उसको आदमी उठाता है, ठीक है। तो उसमें बोला है लगातार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से, मतलब लगातार अगर व्यायाम करते रहता है तो क्या होता है, भारोत्तोलक अधिक वजन उठाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाता है। वो प्रैक्टिस करता है और कहीं ना कहीं उसकी वजन बढ़ा उठाने की क्षमता बढ़ती जाती है। दूसरा, इसी तरह लगातार सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से प्राचीन ऋषि असाधारण मानसिक योग्यता प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। मतलब जिस तरीके से ना ये भारोत्तोलक होता है, बार बार वजन उठाकर प्रैक्टिस करता है कि ज्यादा वजन उठाने की, उसी तरीके से प्राचीन काल में क्या होता था, जो ऋषि मुनि होते थे वो सांस लेने का व्यायाम करते थे। मतलब ज्यादा देर सांस रुकना, है ना, पानी में बैठ के वो लोग तपस्या करते थे, जंगलों में बैठे रहते थे 20-20 साल ऐसे ही। तो उनमें क्या होता था, एक ना क्षमता आती थी, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता था, वो जो भी प्रैक्टिस करते थे उसमें क्या वो बनते थे, वो एकदम परिपूर्ण बनते थे। तो यहीं पे बताया गया, इसी तरह लगातार सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से प्राचीन ऋषि असाधारण मानसिक योग्यता प्राप्त कर लेते थे। मतलब जो कॉमन व्यक्ति के लिए संभव नहीं है वो भी वो कर लेते थे। पता है ना, अपने जो ऋषि मुनि थे ना, वो आज क्या होने वाला है वो सब उनको पता था, क्योंकि उतनी वो तपस्या करते थे, है ना। तो यहीं पे वो बताया गया, दोनों चीजों का कंपैरिजन किया गया। अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या बोला है, लगातार मानसिक व्यायाम अधिक वजन उठाने में सक्षम बनता है। देखो बेटा, पहला तो देखो, मानसिक व्यायाम करेगा भाई तो वजन कैसे उठाएगा दिमाग से, क्या है इसका, सही है कि गलत है? देखो देखो बेटा, यहाँ पे अंदर एक बात बताओ, व्यायाम कौन करता है, मानसिक। मानसिक, देखो यहाँ मानसिक व्यायाम अधिक वजन उठाने में सक्षम है। जो मानसिक जो व्यायाम करता है वो वजन कैसे उठाएगा, उसके लिए तो शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम करेगा तो अधिक वजन उठाएगा, है ना। तो पहला सेंटेंस क्या आ जाएगा, समझा बेटा। पहली बात, वजन उठाने के लिए शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा, तब जाके वो ज्यादा वजन उठा पाएगा। दूसरा, शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए है, मस्तिष्क के लिए नहीं। ऐसा कहाँ पे बताया भाई, शारीरिक व्यायाम करने से ना आप ना मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए ही है। ऐसा बताया क्या, केवल शरीर के लिए है? नहीं। मस्तिष्क के लिए नहीं, ऐसा कुछ कहा है क्या, नहीं कहा है। तो मतलब ये भी सेंटेंस लागू नहीं होगा, मतलब दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, ये वाला करेक्ट है। क्लियर हो बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। देखो ग्लोबल वार्मिंग, पता है ना, अपना जो ओजोन लेयर है वो भी खत्म हो गया है। उससे क्या होता है, पैराबैंगनी किरणें डायरेक्टली आ रही हैं, उससे कई सारी बीमारियां होती हैं, और एवरी ईयर कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता है, पता है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरा बोला है, पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे, जो तटीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। देखो अंटार्कटिका ग्लेशियर क्या बोलते हैं पता है, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, जहां पर बर्फ जमी हुई है, बर्फ के पहाड़ है, जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा कि जल स्तर की वृद्धि होगी, मतलब पानी समुद्र का बढ़ेगा, और जिसके कारण क्या होगा, तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तटीय क्षेत्र के जो शहर है, नगर है, सिटी हो, क्या होंगे, डूबने की संभावना है, ठीक है, ये बताया गया है। तो अभी आगे एक निष्कर्ष क्या कहता है बच्चों, निष्कर्ष ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है। ग्लोबल वार्मिंग जो है सिर्फ ग्लेशियर के कारण हो रही है क्या, नहीं। मतलब ये सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। ये सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। इसके बाद देखें, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, बराबर भैया बता दिया है कि वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों में लोग प्रभावित होंगे, यहाँ पे बता दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। बेटा इतना सबको समझ में आया क्या, कितना बच गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखो,
कथन पहला क्या कहता है, कथन दिया है धर्म हमें अपने जीवन से जीने को मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। ठीक है, धर्म, हर एक का अलग अलग धर्म होता है और हर एक के धर्म में अलग अलग बातें कही जाती जो कि आपको जीने के तरीकों के बारे में बताया जाता है। ये सुनो, तो वही बताया कि धर्म हमें अपने जीवन से जीने के मार्गदर्शक सिद्धांतों को सिखाता है। हमें सिखाता है कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है पहला और दो। पहला निष्कर्ष कहता है कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। ये सुनो, पहला समझ में आया ना, यहाँ पे बता दिया है धर्म हमें अपने जीवन जीने का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है, बताता है। तो यहाँ पे वही बोला है धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, पहला करेक्ट है। धर्म एक शिक्षक है, टीचर है का तो नहीं ना, मुकाबरा कहता है चुकीचा है तो डायरेक्टली समझेगा। तो कौन सा इसमें आंसर आ जाएगा, ए करेक्ट है। इतना सीधा साधा, देखो बेटा बेचारा कितना सीधा सवाल है। यहाँ पे सीधे बच्चे सारे बाहर खड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, कथन बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। देखो, बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। मतलब देखो क्या होता है, बूथ को किसी ने कब्जे पर ले लिया है, मतलब हाईजैक कर लिया। बूथ मतलब क्या होता है, कई जगह रहती है, टेलीफोन बूथ होता है, मतलब ऐसी एक जगह जिसको ना किसी ने कब्जे में ले लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन किसने बताई, कर्मचारियों ने। किस पर बताई, रेडियो पर बताई। इसके लिए वो ना तारीफ के हकदार है, ऐसा कथन कहता है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष दो दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष कहता है रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। इसका मतलब है रेडियो का जो उद्देश्य होता है ना, वो जो सही चीजें हैं सही तरीके से दिखाने के लिए ही काम करता है। तो पहला सेंटेंस क्या आ जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने जो घटना थी वो दिखाई है और उसके वो तारीफ के हकदार है। दूसरा देखेंगे, बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है। अब यहाँ पे लोगों को पहचाना गया कि नहीं पहचाना गया उसके बारे में बताया क्या, नहीं बताया, मतलब ये सेंटेंस काम नहीं करेगा, ये अनुसरण नहीं करेगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा बता दो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बेटा समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, और होते भी रहोगे तो क्या करोगे, करना तो है भाई, है कि नहीं। 53 नंबर देखो, अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया कि वे इस्लामाबाद को हथियार की आपूर्ति करना जारी रखेंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया है कि मतलब बताया है कि इस्लामाबाद को जो भी हथियार लगने वाले हैं वो उसकी आपूर्ति करना जरूर रखेंगे, मतलब देना जारी रखेंगे। अब निष्कर्ष कहता है पहला, इस्लामाबाद हथियारों का निर्माण करने में असक्षम है। देखो बेटा यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आपूर्ति जारी रखेंगे मतलब वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए तो मंगा रहा है। मंगा क्यों रहा है, क्योंकि उसके पास नहीं है इसलिए मंगा रहा है। अगर रहता वो बना पाता तो मंगाता क्या, नहीं। मतलब पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस रॉन्ग दिया। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 53 है। हाँ बराबर है। देखो कैसे बच्चों, वो मंगा रहा है लेकिन यहाँ पे दो, वो मंगा रहा है ठीक है, लेकिन असक्षम ऐसा यहाँ पे सेंटेंस में बताया गया कहीं पर नहीं। हो सकता है कि कम सक्षम हो सकता हो बनाता हो लेकिन कम मात्रा में बनाता हो, इसलिए उसको मंगाने की जरूरत पड़ रही है। अभी भारत के पास भी हथियारों की कमी पड़ती है तो कहीं ना कहीं से वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है ना, मंगाता है। अपने देश में जिस चीजों की कमी होती है वो दूसरे देशों से मंगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बनाता नहीं है ना। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसके निर्माण करने के बारे में कुछ बताया नहीं गया यहाँ पे। इससे क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी। देखो वो हथियार मंगा रहा है ठीक है, इससे शांति होगी, क्या शांति फैलेगी, कुछ बताया गया यहाँ पे नहीं बताया गया, मतलब ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा कि दोनों निष्कर्ष फॉलो नहीं करते, मतलब ना तो एक ना तो दो, ये अनुसरण नहीं करता है। तो मतलब इसका आंसर यही आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, किसी भी देश में काम करने वाले लोगों की अधिकांश संख्या
असंगठित होती है उनमें से अधिकांश या तो न्यूनतम या अनिश्चित वेतन कमाते हैं, जबकि अन्य लोग महत्वहीन कार्यों में लगे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे बोला है, किसी देश के बारे में बताया गया है कि वहां पे क्या होता है कि जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो असंगठित होते हैं, मतलब एकता में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भारत में भी देखेंगे तो रेलवे का यूनियन अलग है, बराबर है, दूसरा बस का यूनियन अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनियन अलग है, मतलब हर एक का यूनियन अलग अलग होता है। उसी तरीके से यहाँ बताया किसी भी देश में काम करने वाले जो लोग होते हैं अधिकांश संख्या असंगठित होती है। बहुत सारे लोग संगठन से जुड़े हुए नहीं होते। तुम लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, असंगठित हो। उनमें से अधिकांश या तो न्यूनतम या अनिश्चित वेतन कमाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है कुछ कम वेतन कमाते हैं, कम पैसे मिलते हैं, या तो कुछ लोगों को तो टाइम पे मिलता ही नहीं है, काम नहीं है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये सुनो, ठीक है। इसके बाद बोला उनमें से अधिकांश या तो न्यूनतम या अनिश्चित वेतन कमाते हैं, जबकि अन्य लोग महत्वहीन कार्यों में लगे हुए हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वो किसी भी काम में लगे हुए हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे कामों में लगे हैं। अब यहाँ पे दिए गए दो निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा। 54 देखो, संगठित क्षेत्र में कामगार बेहतर सुविधाएं प्राप्त करते हैं। देखो संगठित क्षेत्र में कामगार बेहतर सुविधाएं प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे ना लोग संगठित नहीं है ऐसा बताया है, लेकिन उसने ये बताया है क्या कि जो संगठित होंगे वो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी उनको, ऐसा बताया क्या यहाँ पे कहीं पे? ऐसा कुछ बताया है क्या? नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही पता चलेगा कि बेहतर सुविधाएं प्राप्त करते हैं, मतलब यहाँ पे सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, मतलब सेंटेंस काम ही नहीं करेगा। बराबर है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? यस और नो बोलते चलो, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे क्या बोला है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में कुछ कामगारों की आय नियमित और अस्थायी होती है। मतलब कुछ लोगों की नियमित और स्थायी होती है, कुछ लोगों की अनियमित है तो कुछ लोगों की स्थायी भी होगी। यस और नो? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस नंबर 2 अनुसरण करता है, ये अनुसरण कर रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या संभला, मतलब पेपर में इतने ही थे ना।